हे भगवान, अनुपमा जी को कितना गुस्सा आता है, सब पे गुस्सा करती रहती हैं। क्या आप इनके गुस्से को नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये जो वेरिएबल है, इनकी जिन चीजों को, जिन वेरिएबल्स को हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अनुपमा जी, आप थोड़ी ठंड रखिए, आप एक काम कीजिए, आप भी पानी पीजिए। चलिए भाई, तो जो पानी है, पानी जो है, पानी को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पानी को लीटर में नापते हैं। जैसे इस बॉटल में 1 लीटर पानी है, तो पानी हुआ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं। चलिए, जब हम क्लास की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही है कि वेरिएबल्स यानी कि इंफॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। तो टॉपिक लिखेंगे हम वेरिएबल, वेरिएबल्स यानी कि इंफॉर्मेशन, वेरिएबल यानी कि इंफॉर्मेशन। तो भाई, इंफॉर्मेशन होती है दो तरह की, वेरिएबल्स होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, और एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ये दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं वो नंबर में एक्सप्रेस हो सकते हैं। इनके नाम में ही लिखा है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, जिनको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इट रेफर्स टू, डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स which can be expressed in numbers। जिन्हें हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो हम जानते हैं इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपकी हाइट है, आपका वेट है, मार्क्स हो गए आपके, ये सब नंबर में आते हैं। मार्क्स हो गए, हाइट, वेट, मार्क्स हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे वाटर हो गया, वाटर हो गया, गुड्स हो गए, गुड्स की जो क्वांटिटी होती है, भाई गुड्स 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, गुड्स वस्तुएं जो होती हैं वो क्वांटिटी में नापी जाती हैं, एटसेट्रा लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिन्हें हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे ये बात ध्यान रखना, नंबर में जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाइट, वेट, मार्क्स, वाटर, गुड्स, एटसेट्रा। और क्वालिटेटिव जिन्हें हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो लिखेंगे इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स, इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स विच कैन नॉट, यहां नॉट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। ये बात इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। साफ साफ लिखिए नॉट, यहां पे नॉट को हम हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, जिन्हें हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, जैसे एंगर, गुस्सा। अभी हमने अनुपमा जी का एंगर देखा था, एंगर, गुस्से को हम नहीं नाप सकते कि भैया आज अनुपमा ने पारितोष पर 50 किलो गुस्सा किया, कभी हम ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि गुस्से को मेजरमेंट करने के लिए कोई यूनिट नहीं है, उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, सही कर लेते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, कि भाई मैं 50 लीटर ईमानदार आदमी हूं, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। लव, इमोशन, है ना, ये सब चीजें जो है, एटसेट्रा, ये सब चीजें जो है वो क्वालिटी को शो करती है, इसलिए ये नंबर में एक्सप्रेस
नहीं हो सकती हैं। इन्हें क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं, या इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ठीक है, ये बात है। अच्छा, इनके मामले में एक बात ये कही जाती है कि इनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम रैंक दे सकते हैं। रैंक, इनको आप पोजिशनिंग कर सकते हो कि भैया अगर मेरे फेवरेट सब्जी की बात करें तो जैसे आलू नंबर 1, भिंडी नंबर 2, पनीर नंबर 3, तो रैंक दे सकते हो आप, इनको रैंक दे सकते हो, लेकिन इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इनको क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है। तो स्टैट्स का जो संबंध है वो केवल इनसे है, इनसे स्टैट्स का कोई संबंध नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम स्टैट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपने लिख तो लिया ही होगा, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया है। चलिए, अब हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, स्टैट के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, इसको हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। सांख्यिकी, सांख्यिकी इसको हिंदी में बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। कह रहा है इट रेफर्स टू दोज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, those quantitative information which is comparable and from which we can make conclusion। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कर दी। इस एक डेफिनेशन में 3-4 विशेषताएं भी छुपी हुई है। चलिए, तो सबसे पहले करते, देखो सबसे पहले इन्होंने बोल ही दिया है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि पहली बात, स्टैट होने की पहली शर्त यह है कि वो नंबर में होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एक नंबर होना चाहिए, पहली बात तो यह है। दूसरी बात क्या है, कंपेरेबल, यानी कि नंबर भी ऐसा होना चाहिए जिनको हम कंपेयर कर सकें, कंपैरिजन होना चाहिए, बिना कंपैरिजन के स्टैट नहीं होगी। और तीसरी बात कह रहा है फ्रॉम विच वी कैन मेक कंक्लूजन, यानी कि हमें कंक्लूजन उससे निकाल सकें, वो स्टैट है। कंक्लूजन भी निकलना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि अमन हैज ₹100 करोड़, ठीक है, अमन के पास 100 करोड़ रुपए है। इस एक लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये स्टैट्स नहीं है, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो है कि अमन के पास 100 करोड़ रुपए है, लेकिन इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता, या ये कंपेरेबल भी नहीं है, इसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, कंपैरिजन के लिए कोई और डेटा भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखो स्टैट क्या होगी। अमन हैज ₹100 करोड़ एंड विजय हैज ₹200 करोड़। ये देखिए, अब यहां पे पहली बात, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दोनों ही है, सही बात है। कंपेरेबल है, हम अमन के पैसों की तुलना विजय के पैसों से कर सकते हैं, कंपेरेबल है, कंपेरेबिलिटी इसमें आ चुकी है। और कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकलेगा कि अमन जो है वो विजय से ज्यादा अमीर है, अमन इज रिचर देन विजय, ये निकलेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन हम लिख देते हैं, अमन इज रिचर देन विजय। देखो, ये निकला हमारा कंक्लूजन। और भी कंक्लूजन निकल सकते हैं, अमन हैज 100 करोड़ मोर देन विजय, अमन के पास विजय से 100 करोड़ ज्यादा है, ये भी निकल सकता है। तो स्टैट्स होने की शर्त बताई गई कि ये स्टैट्स की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि क्या स्टैट नहीं है, किसको स्टैट नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं व्हाट इज नॉट स्टैट।
टॉपिक आता है व्हाट इज नॉट स्टैट, व्हाट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं है? तो सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स सिंगल डेटा स्टैट नहीं है। सिंगल डेटा इज नॉट स्टैट, सिंगल डेटा इज नॉट स्टैट। सिंगल डेटा स्टैट नहीं होती भाई। जैसे अभी हमने देखा था अमन हैज 100 करोड़, ये एक सिंगल डेटा है, ये स्टैट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेरेबल डेटा नहीं है ये, ठीक है। और क्या नहीं है भाई? दूसरा इसका पॉइंट है फ्रॉम विच वी कैन नॉट कंक्लूड, मतलब फ्रॉम विच ये विच लिखा है, दोबारा लिख देते हैं, फ्रॉम विच कंक्लूजन कैन नॉट बी मेड। ठीक है जी। अगर आप किसी भी डेटा से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते तो वो स्टैट नहीं है। स्टैट के लिए मैंने बता ही दिया है। तो क्या स्टैट नहीं? सिंगल डेटा इज नॉट स्टैट, सिंगल डेटा स्टैट नहीं है। दूसरा, अगर हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, किसी भी डेटा से अगर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते तो वो स्टैट नहीं है। ठीक है भाई। अब हम करेंगे स्टैट्स के दो सेंस, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में स्टैट क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। बहुत डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। वीडियो में थोड़ी लंबी बनाता हूं, लेकिन बहुत डिटेल में समझाने में मैं भरोसा करता हूं कि डिटेल में समझाना चाहिए बच्चों को। वैसे समझ में नहीं आता, शॉर्ट वीडियो से समझ में आता नहीं है। चलिए जी, ये हो गया। अब हम चलते हैं स्टैट्स इन टू सेंसेस। ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने इसको मिटा दिया है, ये मिटा दिया। अब चलते हैं आगे। तो अगला है स्टैट्स इन टू सेंसेस, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन टू सेंसेस। भाई दो सेंस में स्टैट, दो सेंस, तो ये बता रहा है भाई कि ये दो सेंस में स्टैट होती है, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं, सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। ये इसमें चलो क्लाउड बना देते हैं, क्लाउड प्लूरल सेंस, क्लाउड में है सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो इसको करते हैं, पहले सिंगुलर सेंस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले सिंगुलर सेंस लिखता हूं, मैं प्लूरल सेंस को मिटा देते हैं, प्लूरल भी करेंगे हम बाद में। तो ये अभी हम सिंगुलर सेंस के बारे में करते हैं। तो भाई सिंगुलर सेंस में स्टैट का एक नाम और भी है, इसे बोलते हैं हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इसका एक नाम और भी है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, या इसको हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स भी इसको कह सकते हैं, है ना। सिंगुलर सेंस कह लो, स्टैटिस्टिकल मेथड्स कह लो, स्टैटिस्टिकल टूल कह लो। तो भाई इसको करने के लिए मैं आपको एक कॉइंड सेइंग बोलते हैं, न्यूमोनिक भी बोलते हैं उनको, वो मैंने बनाया है, वो हम करते हैं। तो वो है कॉप अश्विनी अय्यर, COP, कॉप अश्विनी अय्यर। देखिए भाई, ये कॉप अश्विनी अय्यर है। कॉप मतलब पुलिस वाला, अश्विनी अय्यर मतलब पुलिस वाला है, उसका नाम है अश्विनी अय्यर। ठीक है, तो ये न्यूमोनिक है, कॉइंड सेइंग बोलते हैं। तो इससे हम निकालेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले देखिए कॉप अश्विनी अय्यर, इसको हम याद कर लेते हैं। कॉप अश्विनी अय्यर, पुलिस वाले हैं अश्विनी अय्यर। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट बनता है सी। क्या बनता है? सी। सी से पॉइंट बनेगा, ये मैं ये करा रहा हूं आपको, सिंगुलर सेंस करा रहा हूं। सी से बनेगा आपका नंबर 1, यहां कर देते हैं ना, यहां, हाँ, हियर इट इज गुड, यहां करते हैं। तो कॉप अश्विनी, सी से बनेगा कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये पहला पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो भाई स्टैट्स का मेथड में बता रहा है वो कि स्टैट्स का सबसे पहला काम स्टैट्स में यही है, ये पहली स्टेजेस है, इसको स्टेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेजेस,
कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? तो ये 1 2 3 4 5 स्टेज होती हैं। इनमें से पहली स्टेज है सी। सी का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। भाई घर घर जाएंगे, टिंग टोंग बजाएंगे, कई बार गालियां खाएंगे, कई बार नमस्ते भी पाएंगे और डेटा लिख के लेके आ जाएंगे। डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करने का पहली स्टेज है सिंगुलर सेंस में। और डेटा को कलेक्ट करने की दो मेथड होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ उनका जिक्र कर लेते हैं। उन दो मेथड के नाम हैं सिंगुलर सेंस, सॉरी, कलेक्शन ऑफ डेटा करने के दो मेथड हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। तो यहां लिखते हैं सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड, एंड सैंपल मेथड। भाई ये दो मेथड है, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। अब दिख रहा है आपको सही से? कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन ऑफ डेटा लिखा है, यस, कलेक्शन ऑफ डेटा लिखा भी, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा यहां हम देखें तो यहां लिखा है ओ। ओ से बनता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या होता है? इसके अंदर यह कि जो डेटा हम कलेक्ट करके लेके आए हैं वो हमने एक रूम में लाके डाल दिया है, ठीक है। अब वो डेटा यूजफुल नहीं है, क्योंकि डेटा तो आप लिया है, पूरी दिल्ली से आपने डेटा इकट्ठा कर लिया और डेटा इकट्ठा करके आपने एक रूम में डाल दिया। चलिए ठीक है, पूरी दिल्ली जो स्टेट है उसका डेटा आपके पास रूम में इकट्ठा हो गया है। अब वो डेटा कोई यूज का डेटा नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको वो डेटा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करना। जैसे अगर आप डेटा लेके आए हैं तो उसको उनके कॉमन फीचर के आधार पे बांटना कि भैया मैन सारे इधर आ जाओ, वुमेन सारी इधर आ जाओ और चिल्ड्रन इधर आ जाओ। उसमें से पढ़े लिखे इधर, बिना पढ़े लिखे इधर, शहरों वाले इधर और गांवों वाले इधर। यानी कि इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जब तक डेटा को अरेंज नहीं करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, व्यवस्थित रूप से नहीं रखेंगे, तब तक डेटा किसी काम का नहीं होता है। तो दूसरा स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसमें हम बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहां पे हमने क्लासिफिकेशन लिख दिया, ब्लैक मार्कर ये रहा, क्लासिफिकेशन इसके अंदर हम करते हैं। आगे हम सीखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि सेंसस मेथड क्या होता है, सैंपल क्या होता है, क्लासिफिकेशन, ये आने वाले चैप्टर्स में है, ठीक है। तो क्लासिफाई कर दिया, या उसको अरेंज भी कह सकते हैं, अरेंज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया या उसको अरेंज कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, ये देखिए, ये आपका पी से बनता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो यहां लिख देते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेज है, तीसरा स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो भी डेटा हमने क्लासिफाई किया है, उसको अरेंज किया है, ठीक है, उस सब डेटा को हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है, बिना प्रेजेंट किए हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि बिना कंपैरिजन की कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो डेटा कंपेरेबल हो, उसको हम कंपेयर कर पाए, इसलिए हम प्रेजेंटेशन करते हैं। ये भी आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं, टेबल बनाते हैं, है ना, कई बार हम टेबल बनाते हैं, तो टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, टेबल बनाते हैं। कई बार हम पाई चार्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है। कई बार हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, बार डायग्राम बनाते हैं, ये एक्सेट्रा और भी चीजें बनाते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। तीसरी स्टेज थी ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब करते हैं चौथी स्टेज, और उसमें आ गया आपका ए आ गया आपका। ए से बनता है एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालाइज करना डेटा को। तो तीसरे पॉइंट पे चौथे पॉइंट पे हमने लिख दिया एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को एनालाइज करना, सोचना, समझना, डेटा को समझने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना,
ये सब एनालाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया। ये इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी। अगर आप स्टैट्स में करियर बनाएंगे तो बहुत आगे जाके आपको एनालिसिस करने के लिए सबसे ज्यादा मत्थापच्ची इसी में होती है, एनालिसिस के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड, एसडी, एमडी, क्यूडी, है ना, इंडेक्स नंबर, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। हम दो तीन चीजें लिखते हैं, मीन, मीडियन, मोड और एसडी, एमडी। तो इसके अंदर आप मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे और मोड निकालोगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डेटा ये हो गया, मीन, मीडियन, मोड, आप इससे एनालिसिस करोगे। और जो लास्ट की पांचवी स्टेज है आई, पांचवी जो स्टेज है आई से बनता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा को इंटरप्रेट करना मतलब उससे निष्कर्ष निकालना, ठीक है, निष्कर्ष निकालना। मार्कर ब्लैक वाला यूज कर लेते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, कंक्लूजन उसे ड्रॉ करना, उसे बोलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, 1 2 3 4 5, 5 स्टेजेस हो गई। ये सिंगुलर सेंस में हमने स्टैट्स कर लिया है। अब हम करेंगे प्लूरल सेंस में। अगर आपको कुछ भी से रिलेट कोई भी चीज पूछनी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब प्लूरल सेंस में करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब प्लूरल सेंस में करेंगे। प्लूरल सेंस में इसको करते हैं, तो यहां लिखते हैं प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस, ठीक है। इसको स्टैटिस्टिकल डेटा भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा भी इसको कहा जाता है। प्लूरल सेंस कह लो या स्टैटिस्टिकल डेटा कह लो, स्टैटिस्टिकल डेटा एक ही बात है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं भाई, और काफी सारी विशेषताएं हैं, लगभग 6-7 विशेषताएं। बहुत डिटेल में कराऊंगा आपको, ठीक है, तो थोड़ा बने रहना मेरे साथ। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। देखो जी, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। स्टैट्स वही है जो एग्रीगेट हो। एग्रीगेट का मतलब होता है जोड़, टोटल। इसका मतलब होता है टोटल, टोटल। टोटल का मतलब एक सिंगल डेटा स्टैट नहीं हो सकता। किसी भी चीज को स्टैट होने के लिए एक से ज्यादा डेटा होना चाहिए, तभी तो उसको हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे तभी कंक्लूजन निकलेंगे। तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ये विशेषताएं हैं प्लूरल सेंस के अंदर। स्टैट की विशेषताएं एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स एक से ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज एज वी नो सिंगल डेटा कैन नॉट बी स्टैट, सिंगल डेटा कैन नॉट बी स्टैट, सिंगल डेटा कैन नॉट बी स्टैट as it is not comparable, as it is not comparable, वो कंपेरेबल नहीं होता, इसलिए वो स्टैट नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, लिख लेते हैं इसको, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि किसी भी चीज, जैसे कोई भी चीज स्टैट है, कोई भी डेटा है जो हमने ड्राइव किया है, उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं। कॉजेज, कारण, मल्टीप्लिसिटी, ज्यादा कारण है, एक से ज्यादा कारण है। जैसे कि मान लीजिए आपने राइस का प्रोडक्शन किया, राइस का आपने प्रोडक्शन किया, और राइस जो है आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 केजी आपका राइस हुआ, ठीक है। तो ये जो 100 केजी राइस हुआ है, इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहले हम मान सकते हैं कि जिस जमीन पर आपने राइस उगाया है वो जमीन की फर्टिलिटी अच्छी है। दूसरा कारण, आपने सीड्स अच्छे डाले हैं, ठीक है। तीसरा कारण, उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है। चौथा कारण कि भाई जो किसान है, जो ये कर रहा है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है खेत के ऊपर। इन सारे कारणों को मिलाकर हुआ है कि
कि 100 केजी राइस का प्रोडक्शन हुआ है, चावलों का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है भाई, सारे कारण, कोई एक कारण नहीं होता। हमारी लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है, एक कारण नहीं होता। मान लीजिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपके इकोनॉमिक्स में 99 मार्क्स आए, 100 नहीं ले रहे क्योंकि यार एक नंबर किस्मत का होता है, 99 नंबर आपके आए। अच्छा, आपके 99 नंबर आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, आपने मेहनत की, बहुत बढ़िया। दूसरा कारण, आपको टीचर्स अच्छे मिले जिन्होंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली आपको समझाया। तीसरा कारण, आपको पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला, पेरेंट्स ने आपसे काम नहीं करवाया, आपको फालतू कामों में उलझाया नहीं, आपको पढ़ने के लिए पूरा वक्त दिया। चौथा कारण, उस साल पेपर इजी आ गया। पांचों कारण, चेकिंग इजी हो गई। मतलब सारे कारण हो सकते, सारे कारण हो सकते सारे कारण ना हो, लेकिन एक से ज्यादा कारण होंगे, कोई एक कारण नहीं होगा। अगर आप ये कह दे कि भाई हमारी मेहनत से आए हमारे 99 नंबर, तो ये सिर्फ एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। सब कारणों की महत्वता जो है वो अलग, इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो वो कह रहा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, स्टैट जो होती है वो कई कारणों से प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम चाहे तो राइस का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसको देख सकते हैं कि आपको गुड सीड मिली होगी, फर्टाइल लैंड मिला होगा, है ना। उसके बाद रेनफॉल अच्छी हुई होगी, रेनफॉल है वो गुड हुई होगी। उसके बाद हार्डवर्क ऑफ फार्मर का हार्डवर्क एटसेट्रा भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ये आपका दूसरा कारण है। तीसरा जो कारण कह रहा हूं, ये तीसरा फीचर है इसका, प्लूरल सेंस का। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो आता है रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है, रीजनेबल एक्यूरेसी, REASONABLE, रीजनेबल एक्यूरेसी, ये भाई इंपॉर्टेंट कारण है। तो ये कह रहा है आपसे, देखो रीजनेबल एक्यूरेसी, स्टैट्स जो है ना वो मैथमेटिक्स नहीं है, ना ही फिजिक्स है, ना ही अकाउंटेंसी है। तीनों का नाम क्यों लिया मैंने, क्योंकि इन तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है ना। अकाउंटेंसी में अगर एक भी नंबर यहां से वहां हुआ तो गड़बड़, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी आपकी, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिजिक्स में अगर एक भी नंबर यहां से वहां हुआ तो लॉज जो है उसके बदल जाएंगे। मैथ के अंदर भी ऐसा ही है। तो पॉपुलरली इसको कहते हैं कि भाई मैथ में 2 और 2 4 होते हैं, जबकि स्टैट्स में 2 और 2 3.9 भी हो सकते हैं, 4.1 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, 4 तो हो ही सकता है। ठीक है, तो स्टैट्स रीजनेबल, उसके आसपास की एक्यूरेसी से काम चल जाता है। स्टैट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती, अबाउट अप्रॉक्स में आंसर निकलते हैं, ऐसा वो कह रहा है। तो रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है, न्यूज चैनल वाले इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है कि वो बताती है रैली में लगभग 5000 लोग आए हैं। भाई उन्होंने गिने क्या, गिने थोड़ी उन्होंने 1 2 3 4 5, उन्होंने अनुमान से बताए हैं 5000 लोग रैली के अंदर आए हैं। तो ये अनुमानों पे चलता है। अब रीजनेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आए हैं 100 लोग आप 5000 बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो रीजनेबल होना चाहिए। तो ये स्टैट रीजनेबल एक्यूरेसी पे बिलीव करती है। ठीक है, तो 1 2 3 चौथा पॉइंट करते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। भाई इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि स्टैट्स के लिए किसी भी चीज का नंबर में एक्सप्रेस होना जरूरी है। अगर वो नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकती तो वो स्टैट नहीं हो सकता। कोई भी क्वालिटेटिव वेरिएबल स्टैट नहीं हो सकता। ठीक है, स्टैट्स होने के लिए नंबर में होना जरूरी है। तो इसमें लिख सकते हैं हम क्वालिटेटिव, इससे लिखते हैं ना, इस वाले से लिखते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैट। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अभी हम पढ़ चुके हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन शुरुआत में बताया था आपको, एंगर, लव, इमोशन, जिनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट होता है इसके अंदर कि ये रहा पांचवा पॉइंट, मार्कर भी यार, रेड मार्कर को यूज नहीं कर रहा मैं, रेड मार्कर लिया हुआ है। चलिए, तो पांचवा पॉइंट इसके अंदर आता है कि प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी कि प्री डिटरमाइंड शायद उस तरफ दिखेगा नहीं आपको, प्री डिटरमाइंड पर्पस
यानी कि स्टैट को कलेक्ट करने का पहले से ही एक सोचा समझा, मतलब एक प्लान होना चाहिए। स्टैट आप क्यों कर रहे हैं, क्यों आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों आपने पूरा तामझाम बना रखा है, इसका एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। इसलिए वो प्री डिटरमाइंड पर्पस, बिना पर्पस के आप कोई भी काम नहीं करेंगे, स्टैट ऐसा कहती है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल था स्टैट प्री, हर काम करने के पीछे एक मकसद होता है, तो स्टैट के लिए भी एक मकसद होना चाहिए डेटा कलेक्ट करने से पहले। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक मैनर, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, collected in systematic manner, collected in systematic manner। इसका मतलब यह है कि स्टैट के अंदर आप सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज को कलेक्ट करेंगे। सिस्टम होना चाहिए ना, हैप हैजर्ड नहीं होना चाहिए। ये वर्ड बहुत यूज होता है, हैप हैजर्ड, तो हैप हैजर्ड चीजें नहीं होनी चाहिए, हैप हैजर्ड चीजें नहीं होनी चाहिए, अफरा तफरी में नहीं होनी चाहिए। भैया यहां गए, वहां से डेटा कलेक्ट कर लिया, वहां से। एक सिस्टम होना चाहिए कि पहले आप ईस्ट जोन का करेंगे, फिर आप नॉर्थ जोन का करेंगे, फिर आप वेस्ट का करेंगे, फिर आप साउथ का करेंगे। ये रीजन वाइज आप डेटा इकट्ठा करेंगे, या पहले आप इस एरिया का उस एरिया का, मतलब एक सिस्टम बनाना चाहिए। तो सिस्टम कोई भी हो सकता है, तो सिस्टमैटिक तरीके से स्टैट होती है, इसलिए इसको साइंटिफिक तरीका भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम इसके अंदर होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो है, सेवंथ पॉइंट, आई शुड राइट इट हियर, आई थिंक, यस, हियर वी हैव द प्लेस। ओके, तो 7 पॉइंट हम यहां करते हैं, 7 पॉइंट कम्स हियर, दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब ये कंपैरिजन के लिए कह रहा है, कंपैरिजन के लिए वो कह रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टैट्स में कंपैरिजन जरूरी। हम पहली शुरुआत से ही हमेशा कहते हैं कंपैरिजन कंपैरिजन, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर आप मिल्क उसको हम लीटर में नापते हैं, ठीक है, और मिल्क और शुगर इसको हम केजी में नापते हैं, तो इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, इनसे आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस करना है। यानी कि ये भी लीटर में हो तो ये भी लीटर में हो, ये केजी में तो ये भी केजी में होना चाहिए, तभी तो होगा प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस करना, तभी वो स्टैट मानी जाएगी, ये स्टैट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए, बोलते हैं होमोजीनियस डेटा होना चाहिए, होमोजीनियस एक जैसा, जो यहां है वो यहां है। ठीक है जी, तो ये 7 पॉइंट हो गए हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए हैं प्लूरल सेंस में। और इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, और बस, थैंक यू सो मच, नमस्ते जी।